देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज भी और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड इवनिंग मिस्टर जी। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, देखो हम लोग लेबर कॉस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट दिन जो ओवर टाइम पढ़ा था, ठीक है, उसी के ऊपर आज हम लोग और दो क्वेश्चन है वो पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओवर टाइम वेजेस, क्योंकि देखो लेबर को मतलब लेबर मतलब कॉस्टिंग में क्या होता है, लेबर मतलब कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनस्किल्ड लोगों को लेबर बोला जाता है, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो, ठीक है, सभी लेबर होते हैं। ठीक है, अब लेबर को क्या क्या दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, डियरनेस अलाउंस, इंसेंटिव, बोनस, ठीक है, और ओवर टाइम करेगा तो ओवर टाइम भी दे सकते हैं। तो हम लोग ओवर टाइम का ट्रीटमेंट ये सब पढ़ रहे थे, तो ओवर टाइम का और दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये पहले कर लेते हैं। तो देखो क्या बोला है यहाँ पर, गुड इवनिंग पंकज, আমার আওয়াজ আসছে তো? হ্যালো, ঠিক আছে, ओके। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बोल रहा है कि इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर repairs of the customers equipment that a total of 154 hours have been put in as details below। बोल रहा है कि एक जॉब कार्ड लिया गया है, जॉब कार्ड मतलब जहां पर कितने लेबर कितने टाइम काम कर रहे हैं, कौन से जॉब पे कर रहे हैं, वो सब डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। तो जॉब कार्ड से देखा गया है कि किस चीज का जॉब था, रिपेयर्स ऑफ द कस्टमर्स इक्विपमेंट, मतलब कस्टमर्स के इक्विपमेंट को रिपेयर किया जाता है, ऐसा कोई टास्क था, ऐसा कोई काम था। वो कितने आवर्स हुआ है, टोटल 154 आवर्स लेबर लोगों ने काम किया है। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है, देखो कि एक पर्टिकुलर जॉब है, जॉब क्या है, कस्टमर्स के इक्विपमेंट को रिपेयर करना, और टोटल काम जो है वो 154 आवर्स हुआ है। ठीक है, अब कितने लोगों ने, कितने वर्कर ने मिलकर ये काम किया है, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। ठीक है, वर्कर ए को कैसे पे किया जाता है, 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब जो वर्कर ए है वो एक दिन में 8 आवर्स काम करता है और उससे 200 रुपीज एक दिन का पे किया जाएगा। ठीक है, वर्कर बी 100 रुपीज मिलेगा उसे एक दिन का, वो भी 8 आवर्स काम करता है बट उसे कम मिलेगा, वो तो कंपनी डिसाइड करती है किस वर्कर को किस रेट पे रखेगी। ठीक है, वर्कर सी को 300 पर डे दिया जाता है 8 आवर्स काम करने का। ठीक है, अब वर्कर ए ने पूरे वीक में, देखो ये वीक का ही डिटेल्स लग रहा है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं दिया है, हॉलीडे होगा, नीचे पढ़ेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, मंडे ने काम किया 10.5 आवर्स, मतलब ये वीकली, ये एक दिन में 8 घंटा करना पड़ेगा, तो किया है 8 घंटे से ज्यादा किया है। ट्यूसडे 8 आवर्स ही किया है, वेडनेसडे 10.5, थर्सडे 9.5, फ्राइडे 10.5, 8 घंटा काम पक्का करना पड़ेगा, उससे ज्यादा करोगे तो ओवर टाइम होगा। लेकिन ओवर टाइम जो है उस पे हम लोगों ने एक एक्ट पढ़ रखा है, फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से ओवर टाइम कब होता है, कौन बोलेगा, बोलो। फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से ओवर टाइम मतलब कितना टाइम को ओवर टाइम बोलते हैं, बोलो। ये मैंने बता दिया था, तो इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से ओवर टाइम का मतलब क्या होता है ये बताओ, बोलो। जिन लोगों ने क्लास किया हुआ है वो लोग तो बता सकते हो। फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से ओवर टाइम कोई नहीं बता सकता है मुझे। 9 ঘন্টার উপরে কাজ করলে ওভারটাইম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, 9 ঘন্টার উপরে, আরেকটা হচ্ছে অথবা মোর দেন, ওটাও বলো, উইকটাও বলো। 48 आवर्स। हाँ 48 आवर्स। ये देखो फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से यहाँ पर था, ये देखो फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से यहाँ पर था कि ओवर टाइम कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर
छोड़ो, कहाँ लिखवाया था मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पर लिखवाया था शायद। ये देखो, नॉर्मली 9 आवर्स पर डे वर्किंग टाइम मोर देन 9 आवर्स। अगर कोई एक दिन में 9 आवर्स से ज्यादा काम करेगा तो उसको बोलेंगे ओवर टाइम कर रहा है, या फिर वीकली 48 आवर्स से ज्यादा। ठीक है, ये रूल्स है, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे, ये रूल्स है, ठीक है, एक्ट है, तो इसके हिसाब से चलना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम एक बार लिखवा देते हैं। ओवर टाइम जो है फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से क्या होता है, एक बार याद नहीं था सभी को, तो इसीलिए देखो, डेली बेसिस होता है और एक होता है वीकली बेसिस, है ना। शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी तो मैंने नोट्स लिखवाया हुआ है, लेकिन शॉर्टकट ऐसे याद रख सकते हो। अगर डेली बेसिस में देखो तो कितना होना चाहिए, मोर देन 9 आवर्स। ठीक है, और अगर वीकली बेसिस पे देखो तो कितना होना चाहिए, मोर देन 48 आवर्स। तो वर्कर को कौन सा ओवर टाइम दिया जाएगा, पर डे बेसिस पे या 48 आवर्स बेसिस पे, मतलब वीकली बेसिस पे। विच एवर इज क्या होता है, विच एवर इज हायर, जिसपे ज्यादा पेमेंट होगा। ठीक है, विच एवर इज हायर। ठीक है, जैसे जिस प्रोसेस से ज्यादा पेमेंट हो रहा है, जिस प्रोसेस में वेजेस सबसे ज्यादा होगा, तो उसी पे देना पड़ेगा, चाहे वो डेली बेसिस पे हो चाहे वीकली बेसिस पे हो। अभी इस क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने एक बार बता दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब सभी का यहाँ पर टाइम दे रखा है। ठीक है, 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स। तो इसका तो मुझे कोई भी मतलब जो है ओवर टाइम नहीं दिख रहा है। अच्छा, पहले बोलो तो इसका ओवर टाइम कितना है, इसका ओवर टाइम पर डे पे कितना होगा, 9 आवर्स से ज्यादा होने से ओवर टाइम होता है। इसका ओवर टाइम कितना, करेक्ट, 1.5। 9 से जितना ज्यादा होगा तो 10.5 माइनस 9 करो। इसमें क्या, इसमें कोई ओवर टाइम बन रहा है, नहीं। ठीक है, मंगलवार मतलब ट्यूसडे कोई भी ओवर टाइम नहीं है। वेडनेसडे फिर से उतना ही 1.5, सेम तरीके से। थर्सडे कितना ओवर टाइम, आधा घंटा 0.5 ना, आधा घंटा 0.5। अच्छा, यस ये 1.5। ठीक है, यहाँ पर तो उसने काम ही नहीं किया है, छोड़ो। ये हो गया ओवर टाइम। टोटल कितना हो गया, 1.5 मतलब 3 आवर्स। ठीक है, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा, और यहाँ पर हो गया आधा और आधा 3 4, हाँ 5 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर 5 आवर्स हो गया। अच्छा, अब वीकली अगर देखो तो कितना ज्यादा काम किया, ये तो मैंने पर डे का निकाल लिया। वीकली कितना ज्यादा काम किया है, वीकली 48 आवर्स से ज्यादा होने से ओवर टाइम होगा। अभी 1 आवर। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, बस वो प्रोसेस मतलब जो रूल्स है उसके हिसाब से हमें सोचना है। ठीक है, अच्छा, अब हमें बोलना है विच एवर इज हायर, जो हायर होगा उसी बेसिस पे पेमेंट होगा। तो बोलो कौन सा हायर है, डेली बेसिस डेली बेसिस हायर है ना। तो इसी बेसिस पे पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ये करवा देंगे, यहाँ पर जस्ट लिख रहे हैं इनका। इसका डेली बेसिस पे, ये जो वर्कर भी है इसका डेली बेसिस पे कोई ओवर टाइम हुआ है, 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा तभी ओवर टाइम होगा, नहीं है। क्या नहीं है, 0 आवर्स, एक भी दिन ओवर टाइम्स नहीं है। यहाँ पर वीकली ओवर टाइम है, नहीं है, यहाँ भी एक भी दिन ओवर टाइम नहीं है। यहाँ पर बोलो 1.5, ये कुछ नहीं होगा, ये 1.5, ये बताओ 0.5 0.5, ये 1.5, यहाँ पर नहीं होगा। टोटल करो कितना, 1.5 कितना होता है, 1.5 5 5 हो टोटल रहा है 5 क्या ये, अच्छा ये 5 हो रहा है, हाँ 5 हो रहा है। और यहाँ पर 48 आवर्स से कितना ज्यादा है, माइनस करो, 9 9 9 आवर्स ज्यादा है, 48 आवर्स से 9 आवर्स ज्यादा है। तो विच एवर इज हायर, 5 और 9, विच एवर इज वीकली हायर, बेसिस ये वीकली बेसिस। तो इनको पेमेंट वीकली बेसिस पे करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने जस्ट क्वेश्चन अभी रीड किया है, ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग सोल्यूशन में दिखाएंगे, अभी इतना समझ लेते, बाद में देखते नीचे और भी कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉय कंसिलेशन द वर्कर आर टू बी पेड डीएनएस अलाउंस, वर्कर लोगों को डीए भी दिया जाएगा, डीएनएस अलाउंस भी दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर रिलेटिंग टू ईच मंथ। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब वही इन्फ्लेशन की वजह से डेली लाइफ में जो इम्पैक्ट आता है ना, उसको ध्यान में रखते हुए डीए दिया जाएगा। ठीक है, हर मंथ के हिसाब से। तो विच वर्क्स आउट एट द रेट ऑफ 968 फॉर द रेलिवेंट मंथ, मतलब
मंथ में 968 दिया जाएगा डीए टोटल, ठीक है, इतना समझो, ये सब दे रखा है ना, ये सब बोल रहा है क्यों डीए दिया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब एक इंसान को जो मतलब मेन चीज होता है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब जो है इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाता है, तो सैलरी भी तो उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, तो सैलरी नहीं बढ़ा के उसके बदले क्या दिया जाता है, डीए, डीएनएस अलाउंस, एक्चुअली इन्फ्लेशन को कंपेंसेट करने के लिए दिया जाता है, तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पर, ये 968 दिया जाएगा, ये टोटल दिया जाएगा कंपनी के तरफ से ईच मंथ, हर मंथ, ठीक है, हर मंथ इतना दिया जाएगा। The DNS allowance is payable to all worker irrespective of wage rate. वेज रेट कुछ भी हो, ठीक है, वेज रेट कुछ भी हो, सबको डीए दिया जाएगा, सबको। जैसे देखो इसका मतलब क्यों बोल रहा है वेज रेट कुछ भी हो, यहाँ पर अगर वेज रेट देखोगे तो देखो ये 200 रुपया लेके जाएगा 8 घंटा काम करके, ये 100 रुपए लेके जाएगा 8 घंटा, ये 300 रुपए लेके जाएगा 8 घंटा काम करके, तो वेज रेट अलग अलग है। देखो 200 रुपए मिल रहा है 8 घंटा काम करने पे, तो वेज रेट मतलब 1 घंटे का कितना मिलता होगा, बताओ? 25। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटे का कितना मिलता होगा? 12.5। 12.5, ठीक है, यहाँ पर 1 घंटे का कितना मिलता होगा? 37.5। तो सबका अलग अलग वेज रेट है, लेकिन वेज रेट किसका कितना भी क्यों ना हो, डीए सभी को मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को 37.5 मिल रहा है तो उसको डीए नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, डीए जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। if they are present or are on leave with wages on all working days, ठीक है, तो irrespective of वेज रेट को भी ध्यान में नहीं रखना है, अगर कोई वर्कर प्रेजेंट रहता है और आर ऑन लीव या फिर लीव यानी छुट्टी पे रहता है विथ वेजेस ऑन ऑल वर्किंग डेज, ठीक है, तो ये जो है डीए ये किसी चीज से इंपैक्टफुल नहीं है, डीए सभी को दिया जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट रहे, चाहे वो उसका कुछ लीव रहे या फिर जो भी हो, उसे लीव सॉरी डीए सभी को दिया जाएगा, ये बोल रहा है। संडे इज अ वीकली हॉलीडे, वो तो दिख ही रहा है, वीक में संडे का यहाँ पर कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, टाइम, संडे इज वीकली हॉलीडे एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स। 8 आवर्स वो तो ऊपर दे रखा था ना, कोई ए को 8 घंटा काम करना पड़ेगा, बी को भी 8 घंटा, सी को भी 8 घंटा, ऐसे करके ऑन ऑल वीक डेज एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे, तो बोला है कि 8 आवर्स काम करो जो वीकडेज है, और सैटरडे जो है 4 आवर्स काम करने से ही होगा, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने ज्यादा किया है, इसने किया ही नहीं है, इन लोगों ने ज्यादा किया है, इसका मतलब इन लोगों ने ओवर टाइम किया है, वो तो हम लोगों ने चेक किया, बट ये कंपनी का रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन का कि मंडे से लेके सैटरडे एटलीस्ट 8 आवर्स काम करना है, ठीक है, उससे ज्यादा करो तो ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम एक्चुअली 9 आवर्स बेसिस पे होगा, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर देखोगे तो पता चल जाएगा, और बाकी यहाँ पर 4 आवर्स जो है सैटरडे काम करना है। द वर्कर आर हाउएवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे, तो सैटरडे 4 घंटा काम करो या 8 घंटा काम करो, फुल वेजेस मिलेगा, ठीक है, 8 आवर्स फॉर 4 आवर्स वर्क, ठीक है, 8 आवर्स फॉर 4 आवर्स वर्क, मतलब 4 घंटे काम करने से जो पेमेंट मिलता है, सॉरी 8 घंटे काम करने से जो पेमेंट मिलता है वही पेमेंट 4 घंटे के लिए मिलेगा, मतलब फुल डे काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है, फुल डे काउंट कर लिया जाएगा इस टाइम पीरियड को। फिर क्या बोल रहा है, ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट, ओवर टाइम जो है वो पे किया जाएगा ट्वाइस ऑफ द ऑर्डिनरी वेज रेट इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे और 48 आवर्स इन ए वीक। ये क्या है, ये है फैक्ट्री एक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये फैक्ट्री एक्ट का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ये चीज लैंग्वेज में दे दिया है, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड आउट ऑफ 176 इन द रेलिवेंट मंथ, ठीक है, तो एक महीने में 176 आवर्स काम हुआ है हॉलीडे को हटा के, तो हॉलीडे तो काम होता नहीं है, तो एक्सक्लूडिंग हॉलीडे किया हुआ है, टोटल आवर्स 176 आवर्स काम हुआ है इन द रेलिवेंट मंथ, और रेलिवेंट मंथ का डीए है 968, मतलब 1 मंथ का टोटल डीए है 968 और 1 मंथ का टोटल आवर्स वर्क है 176 आवर्स, तो डीए पर आवर कितना होगा ये बताओ, डीए का कैलकुलेशन पता चल जाएगा ना, डीए कितना करके हो जाएगा, 5.5। 5.5 करके डीए का हो गया, ठीक है, 5.5 पर आवर, और ये सभी के लिए इक्वल है, सभी के लिए इक्वल है, किसको कितना वेजेस मिल रहा है, किसने कितना काम किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड, तो यहाँ पर बोल रहा है देखो
प्रोविडेंट फंड वो भी लेबर कॉस्ट में आता है, मतलब इम्प्लॉय कॉस्ट में आता है। इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी इम्प्लॉय कॉस्ट में आता है, लेकिन ये सब बोल रहा है ओवर हेड में दिखाने के लिए, मतलब लेबर में नहीं दिखाने के लिए बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है तो हम लोग नहीं दिखाएंगे। अगर दिखाने बोलेगा तो दिखाएंगे। कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर, हर वर्कर को वेजेस कितना मिलेगा वो पे हमें कैलकुलेट करके बताना है। ম্যাম একটা কোশ্চেন আছে। हाँ, बोलो। 5.5 ঘন্টা যে দিচ্ছে ওটা প্রতি লেবারকে পার ঘন্টা মানে টোটাল 9 ঘন্টা কাজ করবে, তো প্রতি ঘন্টা 5.5 ডে অ্যালাউন্স পাবে। হ্যাঁ, এটা ওই বেসিসেই দেবে বলেছিল। এই যে 960 ফর দ্য রেলিভেন্ট মান্থ, এই যে টোটাল আচ্ছা 968 9 ঘন্টা কাজ করবে। দিয়েছে আর এতটা টাইম কাজ আচ্ছা হচ্ছে, সেই হবে। ঠিক আছে। ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग वेजेस कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे होगा। फोर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, ठीक है। तो हम लोग को पहले ये देख लेना पड़ेगा ना कितना कितना ओवरहेड है, ठीक है, सॉरी कितना कितना टाइम जो है एक्स्ट्रा, वो तो मैंने यहाँ पर करके दिखाया था, बट लिख के भी तो देखना पड़ेगा, नहीं तो प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, ठीक है। गुड इवनिंग सचिन। गुड इवनिंग मैम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वर्कर ए जो है इनका नॉर्मल आवर्स और ओवर टाइम निकालते हैं, ठीक है। इनका ओवर टाइम कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, ओवर टाइम कैलकुलेट कर लेते यहाँ से देख के तो भी हो जाएगा। ओवर टाइम, ओवर टाइम तो देखो 10.5 मतलब यहाँ पर आया था 1.5, ठीक है, पहला वाला आया था 1.5, 1.5 ओवर टाइम का ना दो बेसिस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने समझा था वैसे ही कर लेते हैं। एक है डेली, यहाँ पर लिखने से जगह नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं ऐसे डेली, और एक हो गया वीकली। वीकली तो लास्ट में लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। डेली बेसिस पे मंडे 1.5, ठीक है, मंडे हो रहा है 1.5, और ट्यूसडे कुछ भी ओवर टाइम नहीं था, ठीक है, ट्यूसडे नहीं था। थर्सडे वेडनेसडे हो गया 10.5 मतलब 1.5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 9.5 यानी 0.5, ठीक है। अच्छा, फ्राइडे 1.5, सैटरडे काम ही नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ओवर टाइम हो जाएगा कितना, ये ऐड करने से 5 आवर्स हुआ था, ठीक है, 5 आवर्स हो गया डेली बेसिस पे। और वीकली बेसिस पे अगर देखो तो 48 आवर्स से ज्यादा होना चाहिए, तो वीकली बेसिस पे 1 आवर, ठीक है, 1 आवर हो जाएगा। कैसे, 49 माइनस 48, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। अच्छा, फिर यहाँ पर भी ओवर टाइम वैसे ही होगा, थोड़ा सा ऊपर लिखने से बेटर होता, वो मंडे वाला जो है कवर अप हो जा रहा है, तो तुम लोग अपने कॉपी में अच्छे से करो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया डेली, और यहाँ पर लिख दिया मैंने वीकली, ठीक है। तो डेली बेसिस पे ओवर टाइम बी का कुछ भी नहीं था, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, मुझे जितना याद आ रहा है कुछ भी नहीं था। डेली बेसिस पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जीरो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वीकली बेसिस पे है, वीकली बेसिस पे 48 नहीं, इसमें भी नहीं है, वीकली बेसिस पे 48 माइनस मतलब कुछ भी नहीं है, 48 ही होगा ना, तो ये जीरो हो गया। 48 आवर्स ही होना चाहिए, एक्चुअली जीरो लिखोगे तो भी चलेगा, 48 माइनस 48 लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो कुछ भी ओवर टाइम नहीं हुआ। और वर्कर सी का देखो, वर्कर सी का डेली और वीकली, ठीक है। तो वर्कर सी का डेली बेसिस पे अगर देखते हैं तो 1.5 मंडे, अच्छा ट्यूसडे तो कुछ नहीं हो रहा था, और वेडनेसडे, वेडनेसडे 1.5, ये हो गया हम लोग का वेडनेसडे, ठीक है। अच्छा, थर्सडे देख लेते हैं। थर्सडे हो जाएगा
0.5 1.5, ठीक है। तो 0.5 और 1.5, और यहाँ पर शायद कुछ नहीं था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 8 आवर्स हो रहा है, तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर हो गया टोटल करने पे कितना हो रहा है, ये भी 5 आवर्स हो रहा था, ये भी 5 आवर्स हो रहा था। और वीकली अगर देखो, वीकली अगर देखो तो 57, तो 57 माइनस 48 करेंगे तो जितना एक्स्ट्रा होगा वो वीकली एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है हम लोगों का 57 माइनस 9 आवर 9 आवर्स। अच्छा 9 आवर्स हो रहा था, ठीक है, चलो 9 आवर्स। तो ये हो गया। अब यहाँ पर पेमेंट जो है, एक एक केस में पेमेंट हो जाएगा विच एवर इज हायर, मतलब एक एक केस में पेमेंट इस तरह से होगा, ठीक है। बी का तो ओवरहेड था ही नहीं, सॉरी ओवर टाइम था ही नहीं, और सी का जो है वो 9 आवर्स बेसिस पे होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पेमेंट कैलकुलेट करके दिखाते हैं, तो देखो कैसे होगा। वेजेस रेट, वेजेस पेबल कर देते, कितना कितना देना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी, 3 वर्कर को वेजेस पेबल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिक वेजेस पर आवर, देखो ये क्या है, ये तो ओवर टाइम है। ये जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने, ये तो ओवर टाइम के लिए कैलकुलेट किया ना, ओवर टाइम है, ओवर टाइम का कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन वेजेस को सबसे पहले क्या मिलता है, उसका बेसिक। बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि 8 घंटे काम करने पे कितना मिलेगा। क्यों, क्योंकि बेसिक तो 8 घंटा ही काम करना है। अब उसके ज्यादा जो जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से उसको ओवर टाइम मिलता जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या मिलेगा, बेसिक मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा और डीएनएस अलाउंस मिलेगा, तब जाके टोटल वेजेस होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें लेबर को 3 चीज मिलेगा, बेसिक मिलेगा, डीए मिलेगा और ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ओवर टाइम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ओवर टाइम का कैलकुलेशन है यहाँ पर जगह, यहाँ पर कर देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ बेसिक वेजेस कितना होगा, देखो बेसिक वेजेस हो गया पर आवर। देखो क्या बोला था क्वेश्चन, क्या बोला था, बोला था कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर। टोटल कितना हो रहा है ईच वर्कर का पे करो। तो हम लोग एक बार पर आवर बेसिस पे कैलकुलेट करते, क्यों, क्योंकि ये तो टोटल बोल रहा है ना, इसका पर आवर नहीं कैलकुलेट करेंगे तो नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली किसको कितना मिल रहा है। तो सबका आवरली वेज रेट निकाल लेते हैं, इनटू टोटल आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, पहले हम लोग बेसिक वेजेस पर आवर निकाल लेते हैं। तो ए का कितना हो रहा है, ए का हो रहा है 200 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। ये भी ऑलरेडी एक बार हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। 200 डिवाइडेड बाई 8 ये हो जा रहा था 25 रुपीज 25, है ना। अच्छा बी का कितना है, बी का है 100/8, ये कितना हो रहा था रुपीज, कुछ पॉइंट में आया था 12.5, ठीक है। अच्छा और ये वाला 300 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स, 37.5। 37.5, ठीक है 37.5, ये सब पर आवर हो गया। अब डीए भी पर आवर पे चेक कर लेते जो सभी का इक्वल होगा। तो टोटल डीए कंपनी ने दिया है 176 आवर्स के लिए 968, ठीक है 968 रुपीज दिया गया है 176 आवर्स के लिए। तो पर आवर्स का कितना होगा, एक बार कैलकुलेट करो, सबका इक्वल होगा 5.5 आया था, है ना 5.5, 5.5 और 5.5, ये पर आवर हो गया। अब ओवर टाइम देखना है, ओवर टाइम जितना आएगा ये सब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले ऐड कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वेजेस, है ना। ये अगर ऐड करेंगे तो आता है नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस में डी आता है, फिर उसमें ओवर टाइम ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ओवर टाइम कैलकुलेट तो कर ले, यहाँ पर ओवर टाइम कैलकुलेट कर, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम, ए बी और सी, ठीक है। अब जिसको जिस बेसिस पे होगा उसी बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ए का बेसिस क्या हो रहा है, देखो ए को कौन से बेसिस पे देना, विच एवर इज हायर। तो ए का हो रहा है ये वाला 5 आवर्स बेसिस पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 आवर्स बेसिस पे देना पड़ेगा, तो 5 आवर्स के लिए कितना होगा। तो पहले यहाँ पर ये देखो, इसीलिए वेज रेट जो है ये टोटल करके चेक करना पड़ेगा कि नॉर्मल वेज रेट कितना हो रहा है। नॉर्मल वेज रेट क्यों चेक करना पड़ेगा, याद करो ओवर टाइम कैसे दिया जाता है, डबल ऑफ द नॉर्मल वेज रेट। ये फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ है, प्लस इस क्वेश्चन में भी देखो बता दिया था हमें। ये देखो अगर फैक्ट्रीज एक्ट किसी को नहीं पता है, 305 305 टोटल तो 1647 होगा,
ये देखो यहाँ पर बता भी दिया था, वर्क मोर देन 9 आवर्स है। यहाँ पर कहाँ चला गया, पेड ट्वाइस ऑफ द ऑर्डिनरी वेज रेट, ठीक है, पेड ट्वाइस ऑफ द ऑर्डिनरी वेज रेट। और ऑर्डिनरी वेज रेट का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 30.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, नहीं 17 नहीं हो रहा है, 18 होगा ना शायद, 5 रुपए, ये 17, 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 हो गया नॉर्मल वेज रेट। यहाँ पर कितना हो जाएगा 37.5 प्लस 5.5, देखो 43 43, ठीक है। ये क्या हो गया नॉर्मल वेज रेट। अब जिन्होंने भी ओवर टाइम किया है उनका रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डबल हो जाएगा, नॉर्मल वेज रेट का डबल। ये रूल्स है, क्वेश्चन में भी बताया है एक्चुअली, फैक्ट्रीज एक्ट को ही क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा। तो ए को जब हम लोग पे करेंगे तो ए का जो नॉर्मल आवर्स है वो तो इस तरह से पेमेंट होगा 30.5, और जो ओवर टाइम है वो 30.5 का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ए का कैलकुलेशन करते हैं। तो ए का यहाँ पर 5 आवर्स बेसिस पे हम लोग उसका ओवर टाइम देंगे, ठीक है। और ए ने टोटल कितना काम किया है, देखो कैसे कैलकुलेट होता है। ए ने टोटल कितना काम किया है 49 आवर्स, ठीक है। उसको ओवरहेड पे किया जाएगा 5 आवर्स बेसिस पे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि विच एवर इज हायर ना, ये इस बेसिस पे होगा विच एवर इज हायर। तो ये हायर हो रहा है, ये 1 आवर होता है, ये दोनों में ज्यादा कौन है 5, ये दोनों में कुछ भी ज्यादा नहीं, ये दोनों में 9, ठीक है। अब देखो कैसे पेमेंट होगा। तो 5 आवर्स का हमें ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो अगर 5 आवर्स का ओवर टाइम देंगे तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 49 में, अगर 5 आवर्स ओवर टाइम के हिसाब से पे करेंगे तो 44 बाकी 44 आवर्स, ठीक है। 44 आवर्स नॉर्मल वेज रेट में जाएगा। तो 44 आवर्स एट द रेट ऑफ 30.5 में होगा, और 5 आवर्स हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30.5 का डबल, ठीक है। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए इस तरह से लिखा, बाकी तुम लोग इनटू करके 61 लिख सकते हो। हाँ तो यहाँ पर चेक करके देखते हैं कितना होता है। तो ये देखो 5 इंटू 30.5 इंटू 2 और 44 इंटू 30.5, 5 इंटू 30.5 इंटू 2 कितना हो गया 300, 305 और ये वाला 44 इंटू 30.5 1342 टोटल 1647, 1647 ठीक है। इस तरह से होगा, इस तरह से होना चाहिए। अच्छा बी, बी का देखो, बी का कैसे होगा। बी का कोई भी ओवर टाइम नहीं है, तो बी को कैसे पेमेंट मिलेगा, अगर ओवर टाइम नहीं है तो बी को कैसे पेमेंट मिलेगा। बी को अगर देखो तो उसको अगर तुम लोग इस तरह से चेक करोगे 48 आवर्स वैसे भी आने वाला है, और 48 आवर्स जैसे भी करो 48 आवर्स ही आएगा ना, क्योंकि इसका तो कोई ओवर टाइम है नहीं, 8 करके हो रहा है। तो नॉर्मल वेज रेट, तो 48 आवर्स काम किया है तो कितना मिलेगा, 864 इंटू कर दो 48 आवर्स, कितना बोले 864, हाँ करेक्ट बोल रहे, इंटू 18, इंटू 18, 864, ठीक है, ये हो गया। अच्छा और सी जो है, सी को कैसे पेमेंट करेंगे, सी का कौन सा हो रहा है, विच एवर इज हायर हो रहा है, ये वाला 9 आवर्स बेसिस पे। तो फिर से हम लोग कैसे सोचेंगे, ये देखो टोटल कितना आवर्स था, टोटल 57 आवर्स था, टोटल 57 आवर्स था, उसमें से 9 आवर्स ओवर टाइम के बेसिस पे करेंगे। तो नॉर्मल पेमेंट कितने आवर्स का होगा 48, है ना। ओवर टाइम इतना देना है, टोटल इतना आवर्स हुआ है तो 48। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ओवर टाइम 9 आवर्स का होगा, तो ओवर टाइम कितना होगा 43 का डबल, तो 43 इंटू 2, और ये हो जाएगा 43। चेक करके बोलो कितना होता है ये, टू 774 ओवर टाइम 774, ये तो डबल होगा, मैंने इसको डबल कर दिया गलती से। 48 इंटू 43 मैंने क्या, ये सही क्या है मल्टीप्लाई, हाँ 2064, 2064 हाँ ठीक तो हुआ है। अच्छा और 49 इंटू 43 इंटू 2, तो 9 इंटू 43 इंटू 2 ये कितना होता है 774। अच्छा ये इंडिविजुअल बता रहे हो, टोटल कितना होगा 2838 2838, ठीक है 2838, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन, ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया 2838। अच्छा अब हम लोग इसको लिख लेते थे।
ओवर टाइम कितना कितना हो रहा है, ओवर टाइम हो जाएगा टोटल, टोटल लिख रहे हैं, ठीक है यहाँ पर टोटल। मैम थोड़ा एक प्रॉब्लम, हाँ 30.5 18 वो 30.5 18 वो कैसा है? 5.5 এর নিচে 30.5 আর 5.5 এর নিচে 18, এটা কিভাবে এলো? নরমালি যে এটা যোগ করে বেসিক এই যে যোগ করো নর্মাল ম্যাম ওয়েজেস আর ডিএ 5.5, আচ্ছা আচ্ছা যোগ করলে চলে ঠিক আসবে, এই আছে দুটো যোগ করলে যোগ করো, যোগ চিহ্ন দেওয়া হবে, যোগ করলেই চলে আসবে। ঠিক আছে ম্যাম। अच्छा अब देखो टोटल वेजेस, इसका मतलब कितना मिलेगा, टोटल वेजेस यहाँ पर पूछ रहा था कितना मिलेगा, तो टोटल वेजेस हो गया ये, ठीक है। ए को मिलेगा 1647, ठीक है 1647 रुपीज, ठीक है। इसमें सब इंक्लूडेड है ना, देखो यहाँ पर नॉर्मल और ये सब इंक्लूडेड है, डीए के रेट लेके ही तो किया है ना, तो टोटल वेजेस ए का इतना हो गया, बी का हो जाएगा 864, बी का हो गया 864, ठीक है। और सी का कितना हो गया 2838, 2838, ठीक है। ये टोटल वेजेस हो गया। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें ओवरहेड भी इंक्लूडेड है, इसमें बेसिक भी इंक्लूडेड है, इसमें डीए भी इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि देखो बेसिक और डीए, ये देखो बेसिक और डीए, इसका रेट से ही तो हम लोगों ने नॉर्मल और ओवर टाइम कैलकुलेट किया। जो नॉर्मल है वो इतना हुआ, जो ओवरहेड है इसका डबल हो गया, इसका डबल के हिसाब से ओवरहेड गया, और नॉर्मल जो है वो इतने हिसाब से किया। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशंस है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें बेसिक भी इंक्लूडेड है, ठीक है, उसमें डीए भी इंक्लूडेड है, उसमें ओवर टाइम भी इंक्लूडेड है, तो इस हिसाब से टोटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होता है। बस ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है लेकिन आंसर ऐसे ही होगा। बाकी तुम लोग प्रेजेंटेशन जो है थोड़ा सा ठीक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो लिखा हुआ है ये जो है ना, ये इसके नीचे होने से बेटर होगा। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट और एक ओवर टाइम का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर, क्या बोल रहा है देखो, इन ए फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 100 पर आवर, एक घंटे में 100 रुपए दिया जाता है एक फैक्ट्री में, एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोज। ओवर टाइम कैसे दिया जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। देखो बिफोर एंड आफ्टर मतलब कोई ओवर टाइम जो है वो काम खत्म होने के बाद भी कर सकता है, और कोई ओवर टाइम जो है वो पहले आके भी कर सकता है। मतलब मान लो 9 बजे आना है फैक्ट्री में, कोई 7 बजे आ गया और काम कर दिया 2 घंटा ज्यादा, वो भी ओवर टाइम है। तो बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज कॉल्ड ओवर टाइम, ठीक है। तो ओवर टाइम आगे करो पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओवर टाइम करने से मतलब है। तो अगर कोई बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स ओवर टाइम कर रहा है तो उसे बेसिक वेजेस से 175% ज्यादा मिलेगा। तो मुझे बताओ कितना मिलेगा, बेसिक वेजेस से 175% ज्यादा मिलेगा तो कितना मिलेगा, 275. 275 हो रहा है। Yes, ma'am. अच्छा नहीं 175 हो रहा है ना, बेसिक वेजेस का 175 पर 100 का 100 भी तो ऐड होगा. नहीं, ये 175% ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ बेसिक वेज रेट, बता ही दिया है। Yes, तो ma'am, इस पे 175, 275 नहीं होगा। वो कब होता है, जब अगर बोला हुआ रहेगा कि 7 मतलब 175% मोर देन बेसिक वेजेस, यहाँ पर मोर लेस कुछ नहीं बोला है, बोला है ऑफ, ऑफ बेसिक वेज रेट। तो 100 का 175 तो कितना हो गया 175, ठीक है। 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेसिक वेज रेट का बोला है, बेसिक वेज रेट तो 100 है, ठीक है। और संडे और हॉलीडे में आके कोई वर्कर अगर काम करता है तो उसे 225% ऑफ बेसिक वेज रेट दिया जाएगा, यानी कितना 225. 225, ठीक है, इतना दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब गुड इवनिंग ज्योति, अच्छा तो देखो 225, अब इसमें बेसिक कितना इंक्लूडेड है ये बताओ, इसमें बेसिक कितना इंक्लूडेड है और एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है। इसमें 100 प्लस 75 मतलब 100 रुपए दिए जाएंगे, 75 एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, और इसमें 100 प्लस कितना हो रहा है, ज्यादा कितना दे रहे हैं 125, 125.
ये जस्ट मैंने ऐसे ही बताया समझने के लिए, ठीक है। 100 देखो 100% मतलब देखो पूरा ही एक्स्ट्रा थोड़ी ना दिया जाता है, नॉर्मल जो काम करने का पेमेंट होता है वो तो देंगे ही, साथ में कुछ ज्यादा देंगे क्योंकि वो ओवर टाइम कर रहा है या फिर वो हॉलीडे पे आके काम कर रहे हैं, तो इस वजह से। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक ईयर का डिटेल्स दिया है, द फॉलोइंग आवर्स वेयर वर्क, तो एक साल में कैसे काम हुआ है वो बोल रहा है। नॉर्मल इतना टाइम काम हुआ है, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स इतना टाइम काम हुआ है, ओवर टाइम ऑन संडे हॉलीडे इतना काम हुआ है, टोटल इतने आवर्स काम हुए। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन मुझे नहीं पता आगे क्या बोला है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा पूछ लेता कि ये आवर्स का पेमेंट कितने रेट पे होगा, बोलो कितने रेट पे होता, नॉर्मल टाइम काम करने किया है इतना, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख आवर्स काम करने का पेमेंट कितने रेट पे करती, 175, 225 या 100 कर, वो तो देख के ही बोलोगे ना। 100. 100 करके नॉर्मल टाइम है। अच्छा ये वाला ये कितना, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स, ये इसका पेमेंट कितना करके करती, 200. 200। ठीक से बोलो, 100 का दाम. ऐसा क्यों, रेट तो निकाला है हम लोगों ने हम लोगों ने तो रेट निकाला है ना, उसी रेट पे चल 175. 175। अपने आप थोड़ी ना रेट बोल सकते हैं, रेट तो बता दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने कि कब कौन सा रेट लगाएंगे। और ये वाला और संडे और 225, ठीक है। तो ये इस पे तुम लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो, सब पे अलग अलग लगाना पड़ेगा, सब पे अलग अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम था, ये ओवर टाइम था, लेकिन कैसा ओवर टाइम था, हॉलीडे वाला नहीं, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स, ये हॉलीडे वाला था, तो सब पे अलग अलग लगेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड, ठीक है। जॉब जेड मतलब एक कोई काम है, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है जॉब जेड, ठीक है। जॉब जेड में जो काम था उसमें नॉर्मली 1000 आवर्स काम हुआ, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 100 आवर्स हुआ, संडे एंड हॉलीडे में 25 आवर्स काम हुआ, टोटल इतना आवर्स काम हुआ। तो यहाँ पर पेमेंट अगर देखो 100 करके होना चाहिए। अभी क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 175, यहाँ पर 225 करके पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये रेट तो फिक्स्ड है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना है चार्जेबल टू जॉब जेड, मतलब ये जॉब को कंप्लीट कर, देखो कोई भी एक जॉब करोगे उसमें सबसे पहले लगता है मेटेरियल, ढूंढना पड़ता है मेटेरियल का खर्चा कितना है, वो मेजर कॉस्ट होता है, उसके बाद लेबर, उसके बाद ओवरहेड। तो अभी हम लोग लेबर पढ़ रहे हैं, तो वही पूछ रहा है कि लेबर कॉस्ट कितना होगा एंड ओवरहेड भी पूछ लिया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस, मतलब अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन हो ए बी सी, ये 3 सिचुएशंस पे लेबर कॉस्ट कितना कितना होगा जॉब जेड पे। तो पहला सिचुएशन क्या बोला है देखो, वेयर ओवरटाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज ए पॉलिसी ड्यू टू द वर्कर शॉर्टेज। अगर मान लो ओवर टाइम करना फैक्ट्री का एक नॉर्मल मैटर हो चुका है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जिस तरह का काम करते उस तरह के वर्कर उन्हें नहीं मिलते होंगे, या फिर कुछ और, उनके पास हमेशा वर्कर शॉर्टेज होता है। तो वर्कर शॉर्टेज अगर है और कस्टमर के डिमांड के साथ फुलफिल करना है तो ओवर टाइम तो करना पड़ेगा, हमारे पास जितने वर्कर चाहिए नहीं है, वर्कर शॉर्टेज है, और अगर हमें टाइम में काम पूरा करना है तो ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए ओवर टाइम कर रही है क्योंकि वर्कर शॉर्टेज है, और ये इसका एक रेगुलर मैटर हो गया है, कोई मतलब कोई एक्सेप्शन मैटर नहीं है कि इसी बार किया, इसी मंथ किया या इसी वीक किया, ऐसा नहीं है, हमेशा करते रहती है क्योंकि इनके पास वर्कर शॉर्टेज है। तो मुझे ये बोलो, तो ये जो ओवर टाइम वेजेस दिया जाएगा ये कहाँ चार्ज होगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड, ठीक है, लास्ट दिन हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड। वहां पर मैंने तुम लोगों को 3 डिटेल्स दिखाया था कि ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड क्या क्या होता है, हम जस्ट एक बार याद दिला देते हैं तो तुम लोग आई होप कि आंसर दे पाओगे। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड में 3 चीज था, एक तो था कि अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक कस्टमर से ऑर्डर ले लिए, ठीक है, और उन्होंने हमें बोल दिया है कि मुझे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था जितना याद आ रहा है, मुझे 10 चेयर बना के दे दो, कोई फर्नीचर कंपनी को जाके बोल रहा है, और वो मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर चाहिए तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, ठीक है हम लोग 2 दिन के अंदर बना के दे देंगे, लेकिन इसमें हमारा चेयर वैसे 500 रुपए में बिकता है, लेकिन आपको इसको खरीदना पड़ेगा 600 रुपए में। तो फिर वो पूछ ही सकते क्यों, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये इसीलिए ज्यादा लगेगा क्योंकि आप 2 दिन में मांग रहे हो और ये काम लगभग 5 से 6 दिन का है, तो आप 2 दिन मांग रहे हो
तो आपको बना के दे देंगे। ओवर टाइम जो लगेगा वो आपसे रिकवर करेंगे, मतलब कस्टमर को चार्ज किया जाएगा। अगर कस्टमर के डिमांड से ओवर टाइम किया जाता है तो उसी पर्टिकुलर कस्टमर से चार्ज किया जाता है, बाकी लोगों से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओवर टाइम अगर कंपनी का नॉर्मल पॉलिसी है कि इतना डिमांड है मार्केट में कि हमेशा कंपनी ओवर टाइम करके ही प्रोडक्शन कर रही है, तो सारे प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, सभी से वो एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं। ठीक है। और एक बात था कि अगर ओवर टाइम होता है कैसे, ये देखो जनरल प्रेशर ऑफ वर्क दिख रहा होगा। और एक पॉइंट था, अगर ओवर टाइम होता है मिसमैनेजमेंट के लिए, जैसे मान लो कि मटेरियल खत्म हो गया, या फिर मान लो कि मशीन ब्रेक डाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया, स्ट्राइक्स हो गया, लॉकआउट हो गया, ऐसा अगर होता है तो उससे चार्ज किया जाता है। क्योंकि उस वजह से अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ गया, वो कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। कस्टमर बोलेगा तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा मटेरियल खत्म हुआ, तुम्हारा मशीन ब्रेक डाउन हुआ, हम क्यों ज्यादा पेमेंट करें, हम दूसरे किसी जगह से ले लेंगे, लाखों दुकान है। ठीक है। तो फिर अगर एक्सेप्शनल केसेस होता है तो फिर वो प्रोडक्शन में चार्ज नहीं कर सकते, उसे कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन ये है मेरा कि यहाँ पर बोल रहा है पहला केस कि ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज ए पॉलिसी ड्यू टू द वर्कर शॉर्टेज, तो फिर ओवर टाइम कहाँ चार्ज होगा? ये इनका नॉर्मल मैटर हो चुका है, तो कहां पर चार्ज होगा? पीएल में। पीएल में होगा। पीएल में तो तब होता है अगर हम लोग कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। पीएल में कब होता है? जब एक्सेप्शनल केस हुआ, अभी तो पढ़ के बताया मैंने। हाँ नहीं, ये हर ग्राहक से चार्ज होगा। हर कस्टमर से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, हर कस्टमर से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। गुड इवनिंग मीन। गुड इवनिंग मैम। हर कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये लोग जो प्रोडक्शन करते हैं ना, ये इनका नॉर्मल मैटर हो गया है। ठीक है। ये ओवर टाइम करके ही करते हैं, तो अगर ओवर टाइम बिना ये प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते हैं, जो इनका नॉर्मल मैटर हो गया है, तो ये हर कस्टमर से ही चार्ज करेंगे। किसी को लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। हमारा प्रोडक्शन करके जो प्रोडक्ट बनता है वो तो महंगा ही होता है, क्योंकि हम लोगों का जो वर्कर शॉर्टेज है वो हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए, सॉरी क्वेश्चन ए ये बोल रहा है। ठीक है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। ठीक है, कैसे होगा क्वेश्चन ए। तो देखो सिंपल होगा क्वेश्चन ए, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पहले देखो 1,25,000। ठीक है। 1,25,000 जो है टोटल आवर्स हो रहा है काम करने का, और टोटल वेजेस कितना होगा ये हम लोग इस कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो टोटल करके भी कर सकते हैं और शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। वेयर, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। वेयर ओवर टाइम इज, वेयर ओवर टाइम इज क्या लिखा हुआ है, वर्कड रेगुलरली, वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी, थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू द वर्कर्स शॉर्टेज। तब देखो हमें एक्चुअली बोला है कि जेड का कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना। ये जो बोल रहा है कि ओवर टाइम, तो ये किसका कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहा है कि जॉब जेड का कॉस्ट निकाल के बताओ। जॉब जेड में इतना टाइम काम हुआ है, ठीक है, इतने आवर्स काम हुए। अब हमें पहले निकालना पड़ेगा कि वेजेस रेट कितना है। ठीक है, वेजेस रेट कितना है ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो इसमें भी मैंने जो मेथड तुम लोग को बताया था, ये देखो
मैंने यहाँ पर बोला था ना, अगर नॉर्मल बात होता है, इफ द ओवर टाइम ऑकर्स ड्यू टू जनरल प्रेशर ऑफ वर्क, ठीक है, क्यों हम लोग ओवर टाइम करवा रहे हैं, इतना वर्क प्रेशर है कि रेगुलरली बेसिस पे हमें ओवर टाइम करवाना पड़ता है। ये मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पर बोल रहे हैं वर्कर शॉर्टेज है, रेगुलर बेसिस पे वर्कर शॉर्टेज है, इसीलिए ओवर टाइम करवाना पड़ रहा है, ना तो किसी कस्टमर का डिमांड है, ना तो हमसे कोई गलती हुआ है, ठीक है। तो अगर रेगुलर बेसिस पे हमें ओवर टाइम करवाना पड़ रहा है ड्यू टू अलग अलग रीजन हो सकता है, जैसे यहाँ पर बोला है ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज, तो वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, अगर हम लोग इसी तरह से चलते हैं एज ए नॉर्मल फीचर्स, देन द ओवर टाइम वेजेस विल बी चार्ज्ड इवनली टू ऑल द कस्टमर, तो सारे कस्टमर से हम लोग वो चार्ज कर सकते हैं। तब हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है, एवरेज वेज रेट, एवरेज वेज रेट चार्ज करना पड़ता है हर एक जॉब में, ठीक है। इसका मतलब ये जो जॉब है, ये जो जॉब है, इसमें जो भी टाइम लगा है, इसमें हम लोग एवरेज वेज रेट दिखा देंगे, मतलब इतना आवर्स एट द रेट ऑफ एवरेज वेज रेट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये मैंने पहले दिन भी बोला था, अभी इसका प्रैक्टिकली देखो। तो एवरेज वेज रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी लिखवाया हुआ है, देखो कैसे कैलकुलेट करना है एवरेज वेज रेट। नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम प्लस ओवर टाइम इक्वल टू एवरेज वेज रेट आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम प्लस ओवर टाइम, एवरेज बोल रहा है ना, तो मतलब टोटल हम लोग क्या वेजेस दे रहे हैं, नॉर्मल दे रहे हैं, ओवर टाइम दे रहे हैं, तो डिवाइड नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल टाइम में काम हुआ है इसी वजह से नॉर्मल वेजेस, एक्स्ट्रा टाइम जो ओवर टाइम काम हुआ है ओवर टाइम वेजेस, अब इसका एवरेज निकालना है। तो पहला काम ये होगा, हम लोग एवरेज वेज रेट निकालेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज वेज रेट, तभी तो उस जॉब का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेज रेट। तो एवरेज वेज रेट कैसे कैलकुलेट होगा, नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए काम हुआ, तो नॉर्मल टाइम प्लस ओवर टाइम, ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद उसी रेट पे पर्टिकुलर जॉब का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दे दिया था, ठीक है, यहाँ पर दे दिया है कि नॉर्मल वेज रेट 100 है और जो ओवर टाइम वेज रेट है वो 175 है, 225 है, ठीक है, ऐसा दे दिया है। अच्छा, और यहाँ पर नॉर्मल टाइम और ये जो टाइम है ये भी दे दिया है, ये देखो यहाँ पर एक साल में 1,00,000 आवर, 20,000 और 5,000 ऐसे करके दे दिया है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल वेज रेट, यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन नॉर्मल वेज रेट, नॉर्मल वेजेस। तो नॉर्मल वेजेस पूरे ईयर में कितना था, 1,00,000 इंटू 100, 1,00,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 और 50, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और ओवर टाइम, ओवर टाइम वेजेस कितना हो जाएगा, तो ओवर टाइम वेजेस हो जाएगा, ओवर टाइम है 20,000 आवर्स, तो ये 20,000 आवर्स जो है इसका कैसा पेमेंट होगा, एट द रेट ऑफ 175 करके, प्लस प्लस यहाँ पर और एक ओवर टाइम है जो हॉलीडे वाला है 5,000 एट द रेट ऑफ 225 करके, तो 5,000 एट द रेट ऑफ 225 करके, तो टोटल कितना हो रहा है, फिर सारा चीजों को हमें टोटल करना है, तो यहाँ पर लिख पाएंगे टोटल जितना होगा। तो चेक करते हैं कितना होता है, ये हो गया 20,000 इंटू 175, 3,35,00,000 है ना, 35,00,000 आ रहा है, चेक करके देखो 35,00,000 आ रहा है, प्लस ये वाला 5,000 इंटू 225, ये आ रहा है 1,125 और इतना है ना, 11,25,000, ठीक है। तो ये नॉर्मल वेजेस हो गया इतना, और ओवर टाइम यहाँ पर लिख देते हैं, ये दोनों को टोटल करते ओवर टाइम मिल जाएगा, कितना हो रहा है ये 46,25,000, ठीक है, ये वाला। तो 46,25,000 पूरे साल भर में ओवर टाइम दिया गया, और नॉर्मल वेजेस 100,00,000, तो ऐड करो कितना हो रहा है, 14625, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, और नॉर्मल टाइम और ओवर ओवर टाइम, तो नॉर्मल टाइम कितना है, यहाँ से दिख रहा है ना, नॉर्मल टाइम कितना है 1,00,000 आवर्स, और ओवर टाइम कितना है ये वाला 20,000 प्लस 5,000, तो 25,000 आवर्स,
टोटल कर लो कितना हो रहा है 1,25,000 आवर्स। तो एवरेज वेज रेट कितना हो रहा है डिवाइड करके देखो ₹117 पर आवर। ठीक है, तो पूरे ईयर का क्या निकल गया, पूरे ईयर का हम लोगों का निकल गया कि एवरेज वेज रेट कितना है। तो पूरे साल भर में जो इस तरह से पेमेंट हुआ उससे ये पता चल गया एवरेज वेज रेट। अब एवरेज वेज रेट क्यों कैलकुलेट किया, पहला कंडीशन यही बोल रहा है कि इस तरह का ओवर टाइम करना इन लोग का नॉर्मल बात है, और नॉर्मल बात होगा तो एवरेज वेज रेट से किसी भी जॉब में हम लोग चार्ज कर सकते हैं क्योंकि सभी कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो जॉब जेड जो है उसमें कितना चार्ज करेंगे, तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं ड्यू टू द वर्कर शॉर्टेज, तो यहाँ पर लिख देते हैं चार्ज टू जॉब जेड। नाउ लेबर कॉस्ट चार्ज टू जॉब जेड इज कितना हो जाएगा, जॉब जेड में कितना टाइम काम हुआ 1125 आवर्स। ठीक है, 1125 आवर्स एट द रेट ऑफ कितना होगा, एवरेज वेज रेट देना है 117 पर आवर, तो इंटू कर लो पता चल जाएगा कितना होगा 1,31,625। ठीक है, 1,31,625 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इस तरह से क्या करना है हम लोग को एवरेज वेज रेट कैलकुलेट करना है। क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि ओवर टाइम जो है वो एक रेगुलर मैटर है। रेगुलर मैटर होने पे क्या करना चाहिए ये हम लोगों ने रूल्स पहले ही डिस्कस कर रखा है। ठीक है, फिर भी मैंने एक बार बताया। तो अब हम लोग का इस तरह से कैलकुलेशन करके हमें पता चल गया एवरेज वेज रेट, और उसके हिसाब से जॉब में चार्ज कर दिया। नाउ इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन पॉइंट बी, वेयर ओवरटाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ये कैसे चार्ज होगा। अगर ओवरटाइम हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है, और वो भी प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, मतलब ये कौन सा पॉइंट का बात हो रहा है बोलो। बोल रहा है कि ओवर टाइम हमेशा नहीं होता है, इरेगुलरली मतलब हमेशा नहीं होता है, तभी करते हैं अगर प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट हो तो। मतलब किसका रिक्वायरमेंट का बात हो रहा है बोलो। ओवर टाइम इरेगुलरली हो रहा है, देखो एक पॉइंट तो डील कर लिया, बचा दो ही पॉइंट। एक तो या तो हम लोगों से गलती हुआ इस वजह से काम रुक गया था तो ओवर टाइम करके काम पूरा करना पड़ा। ठीक है, वो कॉस्टिंग पीएल में जाता है। सी एक मतलब पीएल वाला जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। नहीं, फिर से गलत बोल रहे हो, कॉस्टिंग पीएल में तभी जाता है कि अगर हम लोग ओवर टाइम इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले, मतलब हम लोगों से ऐसा कोई मिस्टेक हुआ है कि काम रुक गया था, लाइक रॉ मटेरियल नहीं था या मशीन ब्रेक डाउन कस्टमर हुआ, से चार्ज करेगा। ये कस्टमर से करेंगे क्योंकि मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट मतलब किसी ने ऑर्डर दिया होगा, तभी हम लोगों ने उस रिक्वायरमेंट को मीट अप करने के लिए ओवर टाइम करवाया, तो उसी कस्टमर से मतलब सिर्फ जॉब जेड में चार्ज करना पड़ेगा, है ना। तब कैसे चार्ज होगा देखो पहले लिख लेते हैं, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली। इरेगुलरली का मतलब है अगर कोई बोलेगा, कोई डिमांड दिखाएगा कि हाँ मुझे ये चीज इतने दिन में चाहिए, तब हम लोग क्या करते हैं ओवर टाइम करते हैं। इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो हम लोगों को पर्टिकुलर उस जॉब में चार्ज करना चाहिए। तो इम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट जो भी लिखो, इम्प्लॉय कॉस्ट चार्ज टू जॉब जेड इज कितना हो जाएगा, अगर सिर्फ जॉब जेड में ही चार्ज करेंगे क्योंकि इसको परफॉर्म करने के लिए ही हमें ओवर टाइम करना पड़ा, तो कैसे हो जाएगा, ये नॉर्मल जो आवर्स है उसको कितना करके देना पड़ेगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 175, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 225। ठीक है, इस तरह से हम लोग पे कर सकते हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा 1000 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर आवर करके दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया
1 लाख, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टाइम काम हुआ है 100 आवर्स, वो ओवर टाइम था, ठीक है। तो 100 आवर्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, जो हमारा रेट चलता है 175 पर आवर। और 25 आवर्स जो है वो एट द रेट ऑफ ₹225 करके हो जाएगा। कितना होगा? 5625। 5625। अब टोटल करो, 1,17,500 5625, 1,23,125, ठीक है। 1,23,125 हो जाएगा। ये होगा, ठीक है। इसमें इतना अमाउंट होगा और इसमें इतना अमाउंट होगा, अगर हम लोग इस तरह से ट्रीट करेंगे। और एंड में क्या बोला था, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू एक्सपेडाइट द जॉब, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर जॉब जल्दी जल्दी परफॉर्म करना पड़ रहा है, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो ओ अच्छा, ठीक है, मेरे से ना थोड़ा सा गलती हो गया, ये पीएल में जाना चाहिए था। एक सेकेंड, ये क्या था, ये तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है। तो ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ये वाला पॉइंट कॉस्टिंग पीएल सही बोल रहे थे। ये वाला देखो, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। ओवर टाइम किया जा रहा है इरेगुलरली, मतलब रेगुलर तो नहीं हो रहा है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी नहीं बोला था, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें करना पड़ेगा। मतलब किसी वजह से, हमारे गलती के वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है काम रुका हुआ था, अभी ओवर टाइम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये इरेगुलर है, तो इरेगुलर दो ही वजह से हो सकता है, या तो कोई कस्टमर का डिमांड था या फिर हमारे वजह से कोई काम अटक गया था। तो यहाँ पर कस्टमर का डिमांड नीचे बोल रखा है, तो ये कस्टमर का डिमांड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन का बात नहीं बोला है, बोला रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा। बाकी इसका कैलकुलेशन ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैलकुलेशन ठीक है, ये जो है ये पीएल में चला जाएगा, ये हम लोग चार्ज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। तो इम्प्लॉय कॉस्ट ये वाला जो है 1,23,125, इसको हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने ठीक किया है, बट इसको हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। इसका एक पोर्शन चला जाएगा हम लोगों का फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। क्योंकि एक पोर्शन हम लोगों का फैक्ट्री ओवरहेड में इसीलिए जाएगा क्योंकि वो हम लोग लॉस काउंट करेंगे, लॉस काउंट करेंगे। देखो तो इसका आंसर जो है, ये कैलकुलेशन तो ठीक है, बट लिखेंगे कैसे, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब एंड ओवर टाइम इज, ये लिखने से ही होगा, ओवर टाइम इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, बस ये लिखने से ही होगा, ये अलग से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने एम्प्लॉय कॉस्ट चार्ज टू जॉब जेड, ये वाला लाइन हटा दो, ये पूरा एम्प्लॉय, ये पूरा कॉस्ट जॉब जेड में चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इसमें से जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो चार्जेबल टू जॉब एंड ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम का टोटल जो है वो चला जाएगा, बस ये लिखने से ही होगा। ओवर टाइम फैक्ट्री ओवरहेड में देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला था, वो कॉस्टिंग पीएल में जाता है, बट यहाँ पर बोला था, ये देखो लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब एंड ओवर टाइम जो है वो कहां पर जाएगा, ये बोला है। तो ओवर टाइम जो है यहाँ पर, ये फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हम लोगों का क्या बोला था कि कस्टमर के डिमांड के लिए भी नहीं था, ठीक है। और ये रेगुलर बेसिस पे भी नहीं होता है, इरेगुलर है। तो इरेगुलर दो तरह से हो सकता है, या तो कस्टमर का डिमांड था या फिर हम लोगों से कोई गलती हुआ है। तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब होगा और ओवर टाइम जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट लिखने से नीचे होगा, ये जो कॉमनली मैंने लिख दिया था वो लिखना नहीं है हम लोग को, ठीक है। वो लिखने का मतलब ये पूरा ही हम लोग का एम्प्लॉय कॉस्ट में चला जाएगा, वो नहीं होगा। अच्छा, अब ये लास्ट वाला जो था ये कस्टमर के डिमांड पे था, तो कस्टमर पे डिमांड पे होगा तो कस्टमर को चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ
request of the customer to expedite the job. मतलब जॉब जल्दी से परफॉर्म करके दे दे, मतलब कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हो रहा है, तो कस्टमर के रिक्वेस्ट पे होने पे क्या होगा, कस्टमर के रिक्वेस्ट पे होने से हम लोग पूरा का पूरा जो है वो कस्टमर से चार्ज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जॉब जेड, हम यहाँ पर अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं, तुम लोग चाहो तो बी पॉइंट को भी वैसे कर सकते हो। जॉब जेड में इम्प्लॉय कॉस्ट कितना चार्ज होगा, जॉब जेड में इम्प्लॉय कॉस्ट चार्ज होगा, ये देखो टोटल कितने आवर्स काम हुए हैं 1125 आवर्स, ठीक है। तो 1125 आवर्स, ठीक है। इसका अगर हम लोग 100 करके पे करते हैं जो कि नॉर्मल वेजेस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 112500। और ओवर टाइम, ये देखो ओवर टाइम ऐसे करके भी कर सकते हो। ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम कितना कितना है 100 और 25, तो 100 आवर्स, ठीक है, 100 आवर्स कितना हो जाएगा एट द रेट ऑफ, यहाँ पर देखो क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा 100 से दिखा दिया है, तो तुम लोग ऐसे करके कर सकते हो। 175 में 100 तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दिखा दिया, ये तो टोटल आवर्स था। देखो ये मैंने इसलिए दिखाया कि हम लोग अलग अलग दिखा सकते हैं कि कितना करके पेमेंट हो रहा है, इंडिविजुअली दिखा सकते हैं, ठीक है, कितना करके पेमेंट हो रहा है, या ये देखो यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ कैलकुलेट करके देखो, हम फिर से समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 25 आवर्स, ये देखो 25 आवर्स एट द रेट ऑफ 225 माइनस 100, 225 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 75, तो 7500, और यहाँ पर 25 और ये हो गया 25 इंटू 25 कितना हो जाता है 125 हो रहा है, 25 इंटू 125, तो ये हो गया 3125, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 112500 प्लस 7500 प्लस 3125, तो ये हो गया 1,23,125, ठीक है। हम फिर से समझा देते हैं, ये देखो ऐसे करने से तुम लोग इंडिविजुअली भी दिखा सकते हो। तो इम्प्लॉय कॉस्ट जो 100 करके देंगे ना, वो पूरा का पूरा हमारा कहाँ पर चार्ज हो जाएगा, जॉब जेड में चार्ज हो जाएगा। तो देखो जॉब जेड में जो इम्प्लॉय कॉस्ट चार्ज होगा वो हम लोग इस तरह से चार्ज कर सकते हैं कि 1125 आवर्स, मतलब टोटल जितना टाइम काम हुआ है उस पे हम लोग 100 आवर्स कर 100 रुपीज करके दे रहे हैं, जो कि नॉर्मल वेज रेट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एट द रेट ऑफ 100 रुपीज करके दिखा सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना पेमेंट कर रहे हैं, वहां पर मैंने दिखाया था ना 175, मतलब यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं 75, और यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं 225 माइनस 100, इस तरह से भी कर सकते हैं। 125 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा है वही ओवर टाइम है, तो 75 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे 100 आवर्स के लिए, 125 एक्स्ट्रा देंगे 25 आवर्स के लिए, और टोटल जितना काम हो रहा है उसमें 100 करके देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया। इस पे अगर तुम लोग सिर्फ 100 लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 100 हटा दिया ना, मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा पेमेंट दिखाया कि एक्स्ट्रा अमाउंट इंटू जो एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है, और 125 इंटू 25 करके दिखाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये, क्योंकि मैंने 175 से नहीं मल्टीप्लाई करके दिखाया, तो मैंने ये पूरे आवर्स को 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पूरे आवर्स को 100 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये कैलकुलेशन तुम लोग इस तरह से इंडिविजुअली दिखा सको कि कितना कितना चार्ज हो रहा है। तो ये देखो ये पूरा कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा हम लोग कस्टमर से चार्ज करेंगे, ओवर टाइम भी चार्ज करेंगे, ये भी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग अलग से दिखाना हमारे लिए जरूरी नहीं, ठीक है। और या फिर ऐसे भी करोगे तो शायद हो जाए, एक सेकंड देख लेते हैं, ऐसे करने से भी हो जाएगा, एक मिनट हम देख लेते हैं। हाँ ऐसे भी हो जाएगा, ये देखो ऐसे भी होगा। अगर एक बार देख लो, अगर कंफ्यूजन लगता है तो फिर पूछो मुझसे क्या पूछना है। इसको 100 करके कर दो, इसको 175 और इसको कर दो 225, तब भी वही आंसर आएगा, चेक करके देखो, क्योंकि जॉब में चार्ज करने का हाँ, तो जॉब में चार्ज करने का मतलब है तो इतना ही आएगा ना 123 125,
यही वाला आएगा, ठीक है। 1,23,125। अगर अलग अलग करोगे तो भी ऐसा ही आएगा, अगर अलग करोगे तो यहाँ पर देखो ना, एक्चुअली 100 इंक्लूडेड हो रहा है ना, मतलब कंसेप्ट क्या हो गया, यहाँ पर 1000 इंटू 100 हो रहा है, यहाँ पर 100 इंटू 100 प्लस 75 हो रहा है ना। ये देखो 100, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 100 प्लस 75, तो इसका मतलब 100 इंटू 100 और 100 इंटू 75 है ना। तो मैंने यहाँ पर 100 इंटू 75 किया और बाकी 100 यहाँ पर दिखा दिया। तो तुम लोग ऐसे कर लो, अगर वो प्रॉब्लम लगता है छोड़ो, ये देख लो, ये कर लो तो भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये पूरा का पूरा जॉब में चार्ज कर सकते हैं, तो ये पूरे जॉब में जिस तरह से पेमेंट होगा वो पूरा का पूरा हम लोग कस्टमर से चार्ज कर लेंगे। जिसने ये जॉब का ऑर्डर दिया था उनको बोलेंगे कि 1125 आवर्स लगेगा आपका काम पूरा करने के लिए, लेकिन 1000 आवर्स जो काम करवाएंगे उसका 100 करके लेबर कॉस्ट चार्ज पड़ेगा हमारा, 100 आवर्स का 175, 25 आवर्स का 225 करके पड़ेगा। तो टोटल इतना आवर्स हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा उस कस्टमर से चार्ज कर लेंगे जिसने जॉब जेड का ऑर्डर दिया है। ऐसे करो या फिर वैसे करो, एक ही बात है। ये देखो हम यहाँ पर भी करके दिखा देते हैं, ये देखो 1000 ऐसे करके भी कर सकते हो, 1000 एट द रेट ऑफ 100। अगर वो समझने में दिक्कत होता है तो 100 एट द रेट ऑफ 175, और यहाँ पर हो गया 25 एट द रेट ऑफ 225, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों का टोटल करने से यही वाला आएगा 123,125, ठीक है, यही वाला आएगा। ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये पूरे जॉब में चार्ज हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर भी हम लोग का यही वाला है, लेकिन इसको अगर अलग से दिखाना चाहते हो, इसको अगर अलग अलग दिखाना चाहते हो तो कैसे होगा, ये वाला भी अलग करके बता देते। देखो यहाँ पर चार्ज टू जॉब जेड, ये कंसेप्ट क्या था, ये कंसेप्ट ये था कि रेगुलर हमारा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है इस वजह से हम लोगों ने ओवर टाइम किया है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग पूरा का पूरा कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। हम लोग कस्टमर से सिर्फ नॉर्मल इंप्लॉय कॉस्ट चार्ज करेंगे, और जो हम लोग का ओवर टाइम होगा वो हमें पीएल में दिखाना चाहिए। यहाँ पर बोला था फैक्ट्री ओवरहेड में, तो फैक्ट्री ओवरहेड में दिखा देंगे। तो जॉब जेड में कितना चार्ज होगा, देखो यहाँ पर भी इंडिविजुअली दिखा सकते हैं। जॉब जेड में कितना टाइम काम हुआ है, 1125 आवर्स, ठीक है। एट द रेट ऑफ 100 करके जो होगा वो हम लोग कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। कस्टमर से चार्ज करने का मतलब होता है प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना, ठीक है, प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना। तो 1,12,500 ये हम लोग ऐड कर सकते हैं जॉब जेड में, ठीक है। लेकिन जो अमाउंट हम लोग जॉब में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे गलती के वजह से ओवरहेड चार्ज लगा है, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ओवर टाइम कितना हुआ है 100 आवर्स, ठीक है, 100 आवर्स। क्योंकि मैंने यहाँ पर 100 दिखा दिया है तो सिमिलरली मुझे यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 75 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर ये देखो 25 आवर्स, यहाँ पर मैंने कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है यहाँ पर 125। तो देखो कितना हो जाएगा 7500, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3125, टोटल करो कितना होता है 10,625, ठीक है। टोटल में दोनों का ही सेम आंसर आएगा, अलग थोड़ी ना आएगा, लेकिन ये प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड होगा और ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है पीएल में, ठीक है। पीएल में यहाँ पर बोला है फैक्ट्री ओवरहेड में, ये देखो ये होगा कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होता है नॉर्मली, ठीक है, कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होता है। यहाँ बोला था फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाओ, तो हम लोग इसको फैक्ट्री ओवरहेड में दिखा देंगे। यही वाला अमाउंट कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा, मतलब इसको हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं कर पाएंगे। इतना अमाउंट क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी गलती की वजह से ये जो 125 आवर्स ज्यादा काम करना पड़ा ना लेबर को, ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, एक्स्ट्रा जो काम करना पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए जॉब में कौन सा ऐड कर सकते हैं, जॉब में वही टाइम ऐड कर सकते हैं जो नॉर्मली हमें पे करना पड़ा। तो नॉर्मली 100 रुपीज करके जो पे किया हम लोगों ने वो जॉब में चला जाएगा, ठीक है। अब जितना भी टाइम काम हो 1125 आवर्स हुआ है, लेकिन 100 रुपीज करके जितना पेमेंट होता है वो नॉर्मल वेजेस होता है, तो वो जॉब में जाएगा। और जो नॉर्मल वेजेस से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं जितने भी टाइम के लिए, वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट ये था कि ये कंपनी मतलब फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से ओवरहेड
करना पड़ा। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देते हैं, 3 तरह से होगा। एक तो हमें देखना है कि क्यों ओवरहेड हम लोग पे कर रहे हैं। पहला था कि ये रेगुलर बात हो गया इनका, क्योंकि इनके पास वर्कर शॉर्टेज है तो इनका डेली ही ओवर टाइम होता है। अगर ऐसा होता है तो एवरेज वेजेस निकाल के जॉब में मल्टीप्लाई कर दो उस रेट को। तो एवरेज वेजेस निकाला, नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम, नॉर्मल टाइम प्लस ओवर टाइम करके 117, और इस हिसाब से हम लोगों ने जॉब में चार्ज कर दिया। तो ये पूरा का पूरा जाके जॉब में चार्ज हो जाएगा, मतलब सारे कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से कोई डिफॉल्ट हुआ, इस वजह से जो है ओवर टाइम करवाना पड़ा। ठीक है, रेगुलर नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो नॉर्मल वेजेस है वो जॉब में चार्ज होगा, और जो हम लोगों का ओवर टाइम है वो जॉब में चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ओवर टाइम जो हुआ है वो ना तो किसी कस्टमर का डिमांड था, ना तो इन जनरल मार्केट डिमांड था, ये हमारा फॉल्ट था। तो इसी वजह से ओवर टाइम जो है वो कॉस्टिंग पीएल, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड बोला है उसमें चार्ज हो जाएगा। लैंग्वेज ये यूज करो। ठीक है, और यहाँ पर जो था कस्टमर के डिमांड के हिसाब से था, तो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से है तो नॉर्मली पूरा का पूरा जैसा चलता है कस्टमर को उस हिसाब से रेट चार्ज कर दो। ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस से हम लोग वेजेस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव। ठीक है, किस तरह से लेबर लोगों को हम लोग वेजेस दे सकते हैं। और इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब क्या होता है, इंसेंटिव मतलब नॉर्मल वेजेस से ज्यादा, जो नॉर्मली किसी वर्कर को मिल रहा है उससे ज्यादा, मोर देन नॉर्मल वेजेस। अब यहाँ पर कॉस्टिंग में कितने तरीके से हम लोग पे करते हैं। फर्स्ट होता है टाइम बेस्ड, टाइम बेस्ड, टाइम के बेसिस पे किया जा सकता है। सेकेंड होता है आउटपुट बेस्ड। थर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। फोर्थ नंबर प्रीमियम। मेरे को पीछे कीजिए। यस मैम। प्रीमियम बोनस मेथड। फिफ्थ होता है ग्रुप बोनस मेथड। सिक्स इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ते हैं। पहले देखो टाइम बेस्ड मेथड, टाइम बेस्ड सिस्टम या मेथड। ठीक है, तो टाइम बेसिस पे अगर लेबर को हम लोग पेमेंट करते हैं, उसका दो, इसके अंडर फिर दो तरीका होता है। ठीक है, इसमें दो तरह से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक होता है स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, मतलब जितने आवर्स काम किए, या फिर देखो अब टाइम का मतलब ये नहीं है कि टाइम का मतलब सिर्फ आवर्स ही होता है। अब जैसे रेट का बात हुआ है, ठीक है, टाइम का मतलब क्या क्या हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर आवर हो सकता है। जैसे कंपनी के साथ लेबर का जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि पर डे बेसिस पे पेमेंट होगा, एक दिन आए काम किए तो इतना मिल जाएगा, कितना काम किए नहीं किए, कितना घंटा किए हम लोग नहीं देख रहे हैं, एक दिन बेसिस पे, डेली वर्कर मतलब डे टू डे बेसिस पे मिल रहा है। एक होता है आवर बेसिस पे मिल सकता है, एक होता है वीकली बेसिस पे मिलता है कि हर हफ्ते पेमेंट ले लो, एक हो सकता है मंथ बेसिस पे। तो टाइम का मतलब ऐसा मत सोचो कि टाइम का मतलब सिर्फ आवर्स ही होगा, टाइम का मतलब मंथ भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकता है। ठीक है, वीकली
पेमेंट, आवरली पेमेंट, मंथली पेमेंट, डेली पेमेंट, कोई भी एक हो सकता है। तो टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आवर। तो यहाँ पर ब्रैकेट देके लिख दे, आवर हो सकता है, ये ऑब्वियसली नीचे लिखेंगे, छोड़ो यहाँ पर नहीं लिख रहे, नीचे लिखेंगे। तो स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सिस्टम होगा, जितना टाइम स्पेंड किए, जितना टाइम स्पेंड किए पर वर्क, एक काम को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, इनटू रेट, रेट जो बताया गया है। अब टाइम जो बोला गया था उस हिसाब से रेट होगा, पर आवर हो सकता है, अगर टाइम स्पेंट आवरली देखना था, पर डे हो सकता है जो अभी मैंने तुम लोग को समझाया, पर वीक हो सकता है, या फिर पर मंथ हो सकता है। ठीक है, अगर किसी वर्कर को मंथली रखा है तो टाइम उसने एक महीने में कितना टाइम स्पेंड किया, रेट उसके हिसाब से, रेट आवर्स के हिसाब से, रेट डे के हिसाब से, रेट वीक के हिसाब से, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि एग्जांपल देखो, सपोज रेट है एट द रेट ऑफ 100 पर आवर। ठीक है, 100 पर आवर। तो अगर वर्कर काम कर रहा है, वर्कर वर्क फॉर 10 आवर्स, ठीक है, तो कितना पेमेंट देंगे, अगर ये 10 ही कर देते, थोड़ा ज्यादा, ये 20 कर देते। ठीक है, रेट है 20 पर आवर, तो वर्कर ने काम किया है 10 आवर्स, तो कितना पेमेंट होगा, 200। तो पेमेंट कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, देखो क्या बोला था, टाइम स्पेंट पर वर्क, तो टाइम स्पेंट कितना है, 10 आवर्स। ठीक है, इनटू रेट लगाना है, अगर आवर है तो आवर का रेट ढूंढो, आवर का रेट मिल गया, अगर आवर का रेट नहीं रहता है तो हमें उसे आवर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं तो आवर्स के साथ आवर्स का ही ना बैलेंस होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ₹200, इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये मेथड कहाँ पर यूज किया जाता है, देखो ये मेथड वहां यूज किया जाएगा इनडायरेक्ट वेजेस के लिए, समझाते हैं। तो इसके नीचे एक बार लिख देते हैं, कहाँ पर लिखे, जगह तो नहीं है, हम पीछे लिख रहे हैं, तुम लोग का अगर जगह है तो तुम लोग इसके नीचे लिखो। ठीक है, हम जस्ट इसके नीचे ही लिखेंगे ऐसे करके। ठीक है, यूज्ड, ये जो मेथड है, कौन सा मेथड, टाइम बेस्ड सिस्टम, उसके अंडर स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, ये कहां पर यूज होता है, यूज्ड इन केस ऑफ, in case of the worker who are not directly related to प्रोडक्शन। नॉर्मली जो वर्कर डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, उनको ये इस तरह से पेमेंट दिया जाता है, टाइम बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे, उनको इस तरह से पेमेंट दिया जाता है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल लेने से समझ जाओगे, जैसे देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर को हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, सुपरवाइजर ने जितना टाइम काम किया, मान लो उनसे ऐसा बात हुआ है कि आपको वीकली एक पेमेंट कर देंगे या फिर आपको आवरली एक पेमेंट कर देंगे, तो सुपरवाइजर जो है वो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब है ऐसे वर्कर जो नहीं आने पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सुपरवाइजर नहीं आने पे हो सकता है कि काम को सुपरवाइज जो हो रहा था, मतलब वो जो ध्यान रख रहे थे कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। तो जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं उनको बोला जाता है इनडायरेक्ट लेबर। तो ये जो मेथड है ना, ये किसके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ये होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना हो, मतलब उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने बताया, और यहाँ पर ये भी बता दिया कहाँ पर ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसका और एक पैटर्न देखो, और एक पैटर्न क्या होता है, स्ट्रेट टाइम रेट बेस पे हम लोग दे सकते हैं, और होता है डिफरेंशियल टाइम रेट, डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, डिफरेंशियल मतलब क्या हो गया, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग। ठीक है, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग होता है ना, तो डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम, तो यहां पर कैसे होगा, देखो पेमेंट टू बी मेड ऑन एफिशिएंसी
ऑफ वर्कर। देखो जो वर्कर जैसा एफिशिएंट है उस हिसाब से उसको पेमेंट देंगे, पहले से कुछ मतलब फिक्स नहीं कर रखा है। मान लो ऐसे बोल दिया कि अगर आप अपना एफिशिएंसी 100% से ज्यादा दिखाते हो तो आपको पर आवर्स हम लोग 12 रुपीज करके देंगे, ठीक है। इस तरह से होता है, डिफरेंशियल इसीलिए बोला जा रहा है। अब मान लो कोई 110% एफिशिएंसी नहीं दिखा पाया तो उसके लिए अलग रेट रखा है, कोई 100% एफिशिएंसी दिखा रहा है उसके लिए अलग रेट, कोई 100 से ज्यादा दिखा रहा है उसका अलग रेट, कोई 100 से कम दिखा रहा है एफिशिएंसी उसका अलग रेट। बेसिकली एफिशिएंसी के ऊपर, जैसे कोई भी एक काम देने से सब कोई एक ही टाइम में उस काम को पूरा नहीं कर सकता। जैसे मान लो अगर स्पोर्ट्स में जैसे रन होता है तो सबका एफिशिएंसी लेवल अगर एक ही जैसा होता है तो सभी फर्स्ट हो जाते हैं, जो जो पीछे रह जाते हैं या जो फर्स्ट होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है, एफिशिएंसी का, कौन कितना जल्दी दौड़ के पहुंच सकता है, ठीक है, टारगेट तक, है ना। तो एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो वो कितने एफिशिएंट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसे तुम लोगों को अगर हम एक क्वेश्चन लिखने बोले, कोई 5 मिनट में लिख के दे सकता है, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, मान लो सभी ने सही लिखा है लेकिन सबका अलग अलग टाइम लग सकता है, सभी एक ही टाइम में दे दे ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब सबका एफिशिएंसी लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वर्कर को अगर एफिशिएंसी के हिसाब से जज करके हम लोग पेमेंट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। बट ये हम लोग इस तरह से डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकेंगे कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है और कौन नहीं है। सिर्फ टाइम बेसिस पे बोल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, सिर्फ टाइम बेसिस पे बोल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग कोई टारगेट देते, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन का बोला कि अगर 2 क्वेश्चन कोई मुझे 10 मिनट में लिख के दे देगा, अब जो भी 10 मिनट में लिख के दिए वो एफिशिएंट है, जो नहीं दे पाए जिनका ज्यादा टाइम लगा वो कम एफिशिएंट है। मतलब मैंने एक आउटपुट के बेसिस पे डिसाइड करने के लिए बोल दिया कि 2 क्वेश्चन लिख के दिखाना है। तो अगर आउटपुट बेसिस पे होता है तो हमारे लिए वो जज करना आसान होता है। तो एफिशिएंसी जज करने का एक पैरामीटर होना चाहिए, सिर्फ टाइम बेसिस पे हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ टाइम बेसिस पे हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक पैरामीटर होना चाहिए, लाइक एक आउटपुट, तो हम लोग इजीली उसे जज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट जस्ट एक बार समझने के लिए लिख लो कि ये प्रोसेस जो है नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आउटपुट से जो है कंपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज इसका कम है, एज देयर इज नो टूल्स टू मेजर anyone's efficiency और जज, मतलब जज करना किसी का एफिशिएंसी, it is purely based on our judgment. But we can estimate the efficiency of a worker who worked in a machine by his production, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट के साथ कंपेयर करने बोले ना तो हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते कि वो एफिशिएंट है कि नहीं। जैसे मान लो सुपरवाइजर रोज आके सुपरवाइज कर रहा है, बट वो कितना एफिशिएंटली कर रहा है कैसे बोले, वो उसका काम क्या है, देखना वर्कर लोगों को बैठे हैं ऐसे ही या काम कर रहे हैं या जरूरत पे बैठे हैं, ठीक है। तो इस पे एफिशिएंसी कैसे है, हाँ लग रहा है काम अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब सुपरवाइजर एफिशिएंटली अपना काम कर रहा है, बट ये तो कोई पैरामीटर हुआ नहीं ना। लेकिन अगर सुपरवाइजर को कुछ प्रोडक्शन करना होता कि उसको डेली बेसिस पे इतना यूनिट काम करके देना है तो हम लोग इजीली बोल सकते थे कि वो एफिशिएंट है कि नहीं। वो हमारा जजमेंट है, हम लोगों ने जो सुपरवाइजर को रखा है अगर हम लोग उसके काम से सेटिस्फाइड है तो ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमारा सुपरवाइजर एफिशिएंट है। लेकिन एक्चुअल पैरामीटर तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सुपरवाइजर का काम तो कुछ प्रोडक्शन करना है नहीं कि हम लोग एक्चुअली वो देख के बता दे अच्छा इतने घंटे में इतना चीज प्रोडक्शन करके दिया है तो काफी एफिशिएंट है या लेस एफिशिएंट है। उसको क्या करना है, लोगों को
देखना है, लोगों को देखना है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, वेस्टेजेस ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हमें एक ओवरऑल आउटपुट अच्छा मिल रहा है तो हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा सुपरवाइजर अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे सुपरवाइजर अच्छा नहीं, बदल देंगे। बट कोई पैरामीटर तो नहीं है ना जिससे कैलकुलेट कर ले कि सुपरवाइजर सच में एफिशिएंट है कि नहीं है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकली उतना यूजफुल नहीं होगा। तब यूजफुल होगा अगर हम लोग ऐसे वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं जिसको मशीन, जो प्रोडक्शन वगैरह मशीन के थ्रू से कर रहा है या कुछ आउटपुट बेसिस पे कर रहा है, तो उसका एफिशिएंट हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली, ठीक है। हमारा मेजरमेंट नहीं होगा, प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर पाएंगे, सिर्फ जजमेंट से नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर पाएंगे, तब हम लोग इसको बोलेंगे, इसका यूज ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर देखो तो सिर्फ सुपरवाइजर इस तरह के वर्कर के लिए ये मेथड जो है वो उतना मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर टाइम बेस्ड सिस्टम हमें पढ़ना है। इनडायरेक्ट लेबर के लिए होता है स्ट्रेट टाइम रेट और डिफरेंशियल टाइम रेट, दोनों का मतलब मैंने समझाया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आउटपुट बेस्ड, सेकेंड जो था आउटपुट बेस्ड, आउटपुट बेस्ड, और इसको हम लोग बोलेंगे पीस रेट सिस्टम, इसको पीस रेट सिस्टम भी बोलेंगे, ठीक है। तो पीस रेट सिस्टम ये एक्चुअली किस बेसिस पे होता है, ये एक्चुअली होता है पीस मतलब क्या, यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। आउटपुट का मतलब भी वही, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ यूनिट बेसिस पे जब पेमेंट करेंगे तब हम लोग इसको बोलेंगे आउटपुट बेस्ड। ये भी दो तरह से होता है, एक होता है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, ठीक है। जैसे यहां पर था ना स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, वैसे यहां पर सेम तरीके से स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, और दूसरा हो जाएगा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है। तो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम देखो कैसे हो जाएगा। जैसे ये पीस रेट है, जैसे ये था टाइम, तो टाइम बेसिस पे हुआ, ये है पीस, पीस यानी एक यूनिट या फिर जो भी हो एक पीस, ठीक है। पीस हो यूनिट हो जो भी हो, आउटपुट बेसिस पे होगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितना यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा इनटू रेट पर यूनिट, ठीक है। जैसे बोला गया है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे 5 रुपए दिया जाएगा, तो 10 यूनिट प्रोड्यूस करने पे 50 रुपए दिया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 1 पीस अगर चेयर बनाते हैं तो मिलता है एक लेबर को 300 रुपीज। तो अगर 10 पीस चेयर बनाएगा तो कितना मिलेगा, 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3000। तो देखो क्या हुआ, कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो कितना 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, इनटू रेट पर यूनिट, तो पर यूनिट रेट क्या है 300, तो 3000 रुपीज लेबर कॉस्ट लगेगा अगर हम लोग 10 पीसेस चेयर बनवाते हैं इस रेट पे, तो ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो डिफरेंशियल मतलब वही, यहाँ पर एफिशिएंसी जैसे था यहाँ पर भी वही एफिशिएंसी बेसिस पे होगा, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी हम लोग प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिट बेसिस पे हम लोग एफिशिएंसी को चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वर्कर के एफिशिएंसी बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं। अच्छा एफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि प्रैक्टिकली चेक कर पाना मुश्किल था क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग जज करके देख सकते हैं कि अच्छा काम कर रहा है कोई बुरा काम कर रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ पर पैरामीटर है, क्या है पैरामीटर, नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट हमें मिल गया, पैरामीटर हमें मिल गया जिससे हम लोग ये मेजर कर ले कि हमारा वर्कर जो है वो एफिशिएंट है कि नहीं है, टारगेट फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो नंबर ऑफ आउटपुट, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि वर्कर जो है वो एफिशिएंट है कि नहीं, तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड आउटपुट सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो कि जैसे क्या होता है, जैसे मान लो कि एक 100 आवर्स का जो पेपर है अगर वो एमसीक्यू होता है तो नॉर्मली उसके लिए 2 आवर्स लगता है, ठीक है। 100 मार्क्स का जो पेपर होता है अगर मान लो वो एमसीक्यू बेसिस है तो उसका स्टैंडर्ड टाइम होता है 2 आवर्स, कोई भी एग्जाम के लिए कि 2 आवर्स दिया जाता है, 2 आवर्स में कंप्लीट कर लो। तो ये किसी ना किसी ने तो सोचा होगा ना, या फिर तुम लोग बचपन से जो भी एग्जाम देते हो 100 मार्क्स का वो 3 आवर्स का होता है, ठीक है। जैसे 9, 10, 11, 12 में दिए 3 आवर्स, तो ये किसने, ये किसी ने सोचा होगा ना, ये स्टैंडर्ड है।
अब जो स्टूडेंट इससे पहले करके चला जाएगा लेकिन पूरा सॉल्व करेगा, ऐसा तो नहीं आधा सॉल्व करके जाएगा तो एफिशिएंट बोलेंगे, पूरा सॉल्व कर दिया लेकिन 3 आवर्स से पहले, तो वो एफिशिएंट है। कोई 3 आवर्स में ही पूरा सॉल्व किया तो वो नॉर्मल है, ना तो ज्यादा एफिशिएंट है ना तो कम एफिशिएंट है। और कोई आधा क्वेश्चन सॉल्व किया 3 आवर्स में तो वो बहुत ही कम लेस एफिशिएंट है। तो एफिशिएंट हो कि नहीं हो उसके लिए चेक करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए ना। जैसे 100 आवर्स का पेपर अगर एमसीक्यू है तो 2 आवर्स लगेगा, अगर जो रिटन वाला है तो 3 आवर्स लगेगा। वैसे ही यहाँ पर आउटपुट हम लोग आउटपुट के बेसिस पे चेक जरूर करेंगे कौन वर्कर एफिशिएंट है कौन नहीं है, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड आउटपुट भी तो पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, कि स्टैंडर्ड जो काम हम लोग करवा रहे वर्कर से उसका आउटपुट 1 आवर्स में कितना होता है। तो इसीलिए हमें स्टैंडर्ड आउटपुट पता होना चाहिए। अब उससे कंपेयर करेंगे एक्चुअल आउटपुट को, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट से कंपेयर करेंगे एक्चुअल आउटपुट को। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कौन डिसाइड करता है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड करेगा कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, ठीक है, या फिर हेड ऑफ वर्कर, उनका नॉलेज होता है, पहले वो ये सब अगर काम करते हैं उनको एक नॉलेज होता है कि अच्छा ये काम करना है इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हेड ऑफ वर्कर या टॉप मैनेजमेंट या सुपरवाइजर भी कभी कभी डिसाइड करके बता देते हैं कि इतना टाइम लग सकता है, ठीक है, इतना टाइम लग सकता है। जैसे मान लो कभी भी घर में कलर वलर करवाओगे तो वो बोल देते ना इतना जगह है तो इतना टाइम लगेगा, इस रूम का इतना टाइम लगेगा, इसका इतना टाइम लगेगा, तो उनका नॉलेज है ना, पास्ट नॉलेज से वो बता सकते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम हमें बता सकते हैं। अब अगर उससे भी पहले कर देंगे तो बोलेंगे बहुत फटाफट कर दिया, और अगर लेट करेंगे तो बोलेंगे बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखो कंपेरिजन कैसे होगा, देखो समझो इस चीज को। सपोज अगर स्टैंडर्ड आउटपुट है, सपोज अगर स्टैंडर्ड आउटपुट ये है 50 यूनिट्स पर डे, मतलब एक दिन में 50 यूनिट्स तो बनना ही चाहिए, ये डिसाइड किया है। किसने किया है? किसी ना किसी ने किया होगा, या तो टॉप मैनेजमेंट वालों ने, या हेड ऑफ द वर्कर ने, या फिर सुपरवाइजर ने, ठीक है। और एक्चुअली कितना प्रोडक्शन हुआ? एक्चुअली मान लो हुआ है 50 यूनिट्स या फिर हुआ है 45 यूनिट्स। मैंने 3 ऑप्शन दिया, ठीक है, 45 यूनिट्स और 60 यूनिट्स, ठीक है, ऐसे मैंने दिखाया, ठीक है। तो जिस वर्कर ने 50 यूनिट से बनाया वो कितना परसेंट एफिशिएंट है, जिस वर्कर ने 45 यूनिट्स बनाया वो कितना एफिशिएंट है, और जिस वर्कर ने 60 यूनिट्स बनाया वो कितना एफिशिएंट है, इन टर्म ऑफ 100% बताओ। जिसने 50 यूनिट्स बनाया वो कितना परसेंट एफिशिएंट है? 100%। 100%, ठीक है, इस लाइन पे मैंने 100% लिख दिया। जो वर्कर 45 यूनिट्स बनाया वो 100% से मतलब इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? 90%। मतलब लेस देन बोलेंगे, ठीक है। हाँ 90% वो कैलकुलेट करेंगे तो देख लेंगे, एक बार जनरली लिख रहा है लेस देन 100%, ठीक है। अच्छा अब परसेंटेज कितना हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? वो तो ये मतलब चेक करके देख सकते हो, 5 यूनिट कम हो रहा है ना तो कितना होगा? 45 डिवाइडेड बाय 50 45 डिवाइडेड बाई 50 नहीं होगा, 5 डिवाइडेड बाई 50, 5 यूनिट कम हुआ है ना, ठीक है, ये देखो 5 यूनिट कम हुआ। अच्छा ये कितना एफिशिएंट है? इन्होंने 10 यूनिट ज्यादा किया तो ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 100%, ठीक है। इस तरह से एफिशिएंसी को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस तरह से एफिशिएंसी को हम लोग चेक करेंगे, ऐसे कंपेयर किया जाएगा। क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड बता देगा, एक्चुअल बता देगा, फिर हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि लेस है कि ग्रेटर है या फिर एक्चुअल है, मतलब एट पर है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक इन जनरल बताया। अब देखो यहाँ पर इस एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करके जो है कितने तरह का डिफरेंशियल सिस्टम है वो बताते हैं। देखो ये जो मैंने बताया ये मैंने कंसेप्ट बताया। अब इसके अंदर 2 सिस्टम होता है, मतलब 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने डिफरेंशियल रेट का स्लैब रिसर्च करके बनाया था। तो पहला नाम है टेलर्स और दूसरा है मेरिक, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो हेडिंग कर, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये किस पे होता है? हमेशा एफिशिएंसी। अगर डिफरेंशियल हो रहा है ना मतलब सबको अलग अलग रेट दे रहा है तो वर्कर पूछेगा ना अलग क्यों दे रहे हैं, मैंने भी तो वही काम किया, तब बताएंगे आपने एफिशिएंटली नहीं किया इसलिए आपका अलग रेट। ये हमेशा एफिशिएंसी के ऊपर होता है। अच्छा अब इनके इसके ऊपर 2 तरह का है, ठीक है, एक है टेलर्स का
रिसर्च, इसको बोलते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। और एक जन है जिनका नाम है मेरिक, ठीक है, मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है। इनका अपना अपना स्लैब है, मतलब इन्होंने जो रिसर्च करके देखा वो बताया, तो वो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो देखो टेलर्स के हिसाब से क्या था, टेलर्स के हिसाब से था अगर लेस देन 100% होता है तो कितना पेमेंट किया जाएगा, 83% ऑफ नॉर्मल वेज रेट, नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 100% है, मतलब 100% या उससे ज्यादा है, तो 125% ऑफ नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। और किसी किसी जगह पे, मतलब तुम लोगों को अगर तुम लोग अलग अलग बुक अगर देखोगे तो अलग अलग रेट लिखा हुआ है। दो रेट मेनली इनके लिए फेमस है, एक तो ये बोला गया है, एक ये है, और एक भी रेट है जो इनके हिसाब से, मतलब टेलर्स के हिसाब से बोला गया था, वो भी हम लिखवा देते हैं, ठीक है। ये देखो लेस देन 100%, तो किसी किसी जगह पे ना 83 के जगह 80% किया गया है, 80% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। और ग्रेटर देन इक्वल टू 100% होगा तो 120% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। तो अलग अलग स्टडी मैट में तुम लोग को अलग अलग रेट दिखेगा, ठीक है। ये दोनों ही मैंने लिखवा दिया इस वजह से, ठीक है। अब किसको क्या फॉलो करना है हम बता देंगे जब करवाएंगे, आज तो टाइम नहीं है करवाने का, अभी बता देते हैं। रेट दो तरह का ही लिख के रखो, हम फिर बता देंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरिक ने क्या किया, मेरिक के हिसाब से ऐसे था, ऐसे उन्होंने एफिशिएंसी और रेट ऐसे डिस्क्राइब किया। उन्होंने बोला अगर अप टू 83% किसी का एफिशिएंसी है तो उनको मिलेगा नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। अगर कोई ग्रेटर देन 83% से लेके 100% वाले एफिशिएंसी दिखा सकता है तो उनको मिलेगा 10% एवव नॉर्मल वेज रेट। और इन्होंने थर्ड एक स्लैब बनाया, ग्रेटर देन अगर 100% है तो 20 और 30, ठीक है, 20 और 30 एवव नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। ये रेट्स जो है बताए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो एक बार ये चार्ट, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेबल होता है, ये भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसमें बेनिफिट और लॉस देखो, मतलब कौन सा बेस्ड है, तो दोनों का ही एक डीमेरिट्स भी है मेरिट्स भी है। तो देखो टेलर ने क्या बोला, ये और ये देखो ना, इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, कहीं कहीं 83 लिखा होगा, कहीं 80 लिखा होगा, कोई भी एक को कंपेयर करके बताते हैं। देखो यहाँ पर टेलर ने क्या बोला, अगर किसी का एफिशिएंसी लेस देन 100% हुआ तो उसे नॉर्मल वेजेस का 83% मिलेगा। लेकिन मेरिक ने क्या किया, मेरिक ने ये बोला कि अगर किसी का एफिशिएंसी 83% तक होगा तो उसे नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, और 83 से 100 होगा तो उसे 10% एबव नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, और अगर 100% से ज्यादा होगा तो 20% और 30% एबव नॉर्मल वेज रेट मिलेगा। तो इन्होंने तीन स्लैब किया, ठीक है, अप टू 83, 83 से 100 और 100, इन्होंने दो ही स्लैब किया। इन्होंने बोला देखो 100% से कम होगा तो 83% और 100% से ज्यादा होगा तो 125%। लेकिन इन्होंने, किसी का अनम्यूट हो गया है, अगर 83 से 100% होगा तो इन्होंने तीन स्लैब किया। इससे बेनिफिट क्या हुआ देखो, जो 100% से ज्यादा करेंगे ना उनको 20 से 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, और 83 से 100। लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल 100, मतलब 100% तक करोगे तो भी 125% मिलेगा, और 100% से ज्यादा करोगे तो भी 125% मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका एक, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, अनम्यूट हो जा रहा है। तो जो बोल रहे थे देखो,
तो यहाँ पर देखो 83% इन्होंने 3 स्लैब किया, 3 स्लैब करने पे क्या होगा, एक बेनिफिट है कि देखो अगर 83 से 100 के अंदर जाएंगे तो 10% मिलेगा, और 100 से ज्यादा करेंगे तो 20 to 30, लेकिन यहाँ पर एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पर लेस देन 100 मतलब क्या हो जाएगा 99 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है 99 पॉइंट जितना भी आएगा वो तो लेस देन 100 ही होगा ना। तो 99 पॉइंट तक पहुंचने के बाद भी हमें 83% ही मिलेगा ऑफ नॉर्मल वेजेस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 स्लैब किया गया है, तो इससे क्या होगा वर्कर को जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन एनालिसिस करके हम बताएंगे कि क्यों इसमें बेनिफिट कम है, मतलब दोनों का ही एक मेरिट्स और डीमेरिट्स है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट दिन एक एग्जांपल के साथ समझा देंगे क्वेश्चन के साथ कि क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है। फिलहाल ये जो है स्लैब ये लिख लो, ठीक है। और हाँ ये वाला डिफरेंशियल ये रेट, ठीक है, ये इसी के अंडर चल रहा है, ठीक है। आउटपुट बेस्ड का 2 पैटर्न, स्ट्रेट पीस और डिफरेंशियल, और इसी के अंदर ये वाला चल रहा है। तो हम लोगों ने देखो ये 2 पैटर्न लिख लिया है, ये वाला टाइम बेस्ड और आउटपुट। नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी पैटर्न लिखेंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे, और ये वाला भी हम बता देंगे कि इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो आज इतना ही करते